Hello guys, welcome back to my YouTube channel Final Study Touch Up with one and only yours Kriti Porwal। ओके गाइस, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे क्लास 4th के बाकी के बचे हुए पॉइंट्स। ठीक है, क्लास 4th के आधे पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो हैं उसके आगे के पॉइंट्स क्लास 4th के। ठीक है, EVS के। ओके, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो ये सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मधुमक्खी पालन, चींटियों के बारे में, दीमक और ततैये ग्रुप में रहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, RT एक्ट 2009 के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेलवे टिकट में क्या क्या लिखा होता है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कबड्डी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और उनके कबड्डी के क्या क्या स्थानीय नाम हैं। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कल वो था हमारा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग होती क्या है। ये एक चित्रकला है। ठीक है, ये एक चित्रकला है जो कि बहुत पुरानी है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हमारा वो है कि बिहार के मधुबनी ज़िले के नाम पर इसका नाम पड़ा, यानी कि जो मधुबनी पेंटिंग की जाती है वो कहाँ से रिलेटेड, हमारी बिहार से। ठीक है ना, और उसी बिहार के ही मधुबनी ज़िले के नाम पर ही मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, तो जो मधुबनी पेंटिंग में जो कलर भी यूज़ किए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए हल्दी, ठीक है, रंग बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हल्दी का या फिर नील का या फिर फूल पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बनाने में। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि जो चित्रों में इंसान, जानवर, ठीक है, अब चित्र किसके बने होते हैं, जिन चित्र में हमें देखने को मिल जाएंगे इंसान की फ़ोटो, जानवर की फ़ोटो, ठीक है, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं इस पेंटिंग में। ठीक है, उसके बाद मधुबनी पेंटिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मधुबनी पेंटिंग का जो फिगर होता है वो भी आप देख लीजिए। ये क्या हमारी मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, पंछी भी दिख रहे हैं, ठीक है, जानवर दिख रहे हैं, बहुत सारे फूल पत्तियाँ भी दिख रही हैं। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। और उसमें एक चीज़ जो मेन याद रखने वाली है वो है कौन सी पॉइंट, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल से बनाए जाते हैं। ठीक है, चावल के घोल में क्या किया जाता है कि रंग मिलाया जाता है, उसके बाद ही इस पेंटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग भी हमने देख ली है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, गुलदावरी जीनिया फूलों से रंग बनाए जाते हैं जिनसे कपड़े भी रंगे जाते हैं। ठीक है, ये दो फूलों के बारे में बताया गया है कि इन फूलों से भी रंग बनते हैं और इनसे कपड़े रंगे जाते हैं। कौन से दो फूल हैं, गुलदावरी और जीनिया के फूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगेन महत्वपूर्ण स्थानों से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि NCERT में हमारे डिस्कस किए गए हैं। तो पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, CTET के लास्ट ईयर ही कम से कम 5-6 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि इत्र के लिए कौन सी जगह मशहूर है, तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो जगह इम्पॉर्टेंट है डेरा गाजी खान। ठीक है, एक डेरा है जिसका नाम है गाजी खान। ठीक है, गाजी खान अब कहाँ है, पाकिस्तान में। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगी। एक तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो जगह डिस्कस की गई NCERT में वो है हमारा सुहाना गाँव। सुहाना गाँव कहाँ पर है, हरियाणा में। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बट आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ जगह डिस्कस की गई है NCERT में वो है बेलवनिका गांव के बारे में। बेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारी जगह का नाम नल्लामड़ा। ठीक है, अब नल्लामड़ा किस जगह पे है, नल्लामड़ा हमारा आंध्र प्रदेश में है। ओके, उसके बाद बाजार गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कफ परेड
कहाँ से रिलेटेड है, मुंबई से रिलेटेड है। एंड होलगुड़ी गाँव, ठीक है, होलगुंडी गाँव कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। होलगुंडी गाँव कहाँ पर है, कर्नाटक पे। अब होलगुंडी गाँव के बारे में एक खास विशेषता है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या दी गई हमारी, कि कर्नाटक के जो होलगुंडी गांव की पंचायत है उसमें बच्चे भी होते हैं, ठीक है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव की पंचायत में बच्चे भी हैं, यही बात इसे खास बनाती है। और बच्चों की इस पंचायत का जो नाम है वो क्या है, भीमा संघ के नाम से इस पंचायत को जानते हैं, ठीक है। तो भीमा संघ नाम की पंचायत कहाँ पर लगती है, तो वो कर्नाटक के होलगुंडी गाँव में लगती है, और जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है हमारी सब्जियां और संबंधित राज्य, ठीक है। अब पूछ लेगा कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ, किस राज्य में किस तरीके की सब्जी बनती है। तो उत्तर प्रदेश में बनती है हमारे कचनार के फूलों की सब्जी, ठीक है। उसके बाद केरल में कौन सी बनती है, केरल में हमारे केलों के फूलों की सब्जी बनती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की। और जो महाराष्ट्र में बनती है वो महाराष्ट्र में बनती है हमारे सहजन के फूलों के पकौड़े, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने उसमें देखा, गिजूभाई बधेका के बारे में बताया गया था। तो गिजूभाई बधेका थे कौन, गिजूभाई बधेका एक गुजरात में रहने वाले व्यक्ति थे जो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे, ठीक है। तो ये नाम भी आप देख लीजिए, गिजूभाई बधेका, ठीक है। कहाँ रहते थे, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, पक्षी और उनके घोंसले, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पक्षी हैं और उनके घोंसले का प्रकार क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा पक्षी है, कलचड़ी पक्षी के बारे में डिस्कस किया गया, यानी कि कलचड़ी पक्षी को क्या बोलते हैं, और ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो कलचड़ी पक्षी को ही इंडियन रॉबिन के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कलचड़ी पक्षी, ठीक है, इंडियन रॉबिन, ये रहा हमारा। उसके बाद देखते हैं इसका घोंसला ये किस तरीके से बनाता है, ठीक है। तो इस पक्षी के बारे में एक चीज़ और डिस्कस की गई है, वो है कि इस पक्षी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है, ठीक है। और इसके घोंसले कैसे होते हैं, इसके घास के घोंसले के ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, रुई, ऊन, बाल सब बिछाकर ये इसका घोंसला बना होता है, ठीक है। तो घास का घोंसला होता है, घास के घोंसले के ऊपर वो क्या करता है, नाजुक टहनियाँ, जड़ें, रुई, ऊन, बाल सब बिछा देता है, ठीक है। तो कलचड़ी पक्षी का देख लिया हमने घोंसला कैसा होता है। एक चीज़ और आपको, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलचड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। घोंसले के प्रकार तो आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन तो बनना ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कौवा। अब कौवे का घोंसला कैसा होता है, ये रहा कौवा तो आप सब ने ही देखा होगा, ठीक है। कौवा कैसा घोंसला बनाता है अपना, यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डालों पर बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पेड़ के जो ऊंची डालों पर घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है, वो कौवा बनाता है, ठीक है। उसके बाद कौवे के घोंसले में आपको लोहे के तार एवं लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हो गया कि वो ऊंची डालों पे बनाता है पेड़ की, और दूसरा पॉइंट हो गया कि जो कौवे का घोंसला होता है उसमें जनरली लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इनका यूज़ करके ही वो अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पंछी है वो हमारा नेक्स्ट पंछी हमारा कोयल, ठीक है। कोयल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोयल बहुत मीठा गाती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। ये रही हमारी कोयल, इस तरीके की दिखती है कुछ, ठीक है। अब कोयल का घोंसला कैसा होता है, कोयल अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, ठीक है। कोयल घोंसला बनाती ही नहीं है, काफ़ी चालाक है ये, ठीक है। तो वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक है। तो एक तो वो अंडे देती है तो किसके, कौवे के घोंसले में ही देती है। उसके बाद सेता भी कौन है उसके अंडे, सेता भी कौवा ही है, ठीक है। तो बस कोयल का काम क्या है कि कोयल का काम है कि बस दूसरे के घोंसले में जाके अपना अंडा दे देना है, दूसरे के किसके, कौवे के घोंसले में जनरली वो अंडा देती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है। वो सीधे सीधे पूछ लेगा ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो आंसर हो जाएगा कोयल, ठीक है। और वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है और कौवे ही उनके अंडे को सेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पंछी है वो हमारा फाख्ता, ठीक है। फाख्ता के बारे में देख लेते हैं। फाख्ता कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसके बाद फाख्ता का जो घोंसला होता है वो किस तरीके से होता है, वो सादा कैक्टस के कांटे के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट है जो हमारा वो है गौरैया के बारे में। ठीक है, गौरैया अपना घोंसला कैसा बनाती है देख लेते हैं। गौरैया, ये रही हमारी गौरैया। ठीक है, उसका घोंसला किस तरीके का होता है। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। ठीक है, तो ये कहीं भी अपनी छोटी जगह देख के कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर बना लेती है। ठीक है, आईने के पीछे या घर की दीवार के आरे में। ठीक है, तो गौरैया भी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद कबूतर के बारे में देखते हैं। कबूतर को आप सब ने ही देखा होगा। ठीक है, कबूतर पंछी ये रहा, उसका घोंसला किस तरीके का होता है। कबूतर अपने पुराने मकानों में या खंडर में अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है, कबूतर किसी भी पुराने मकान में या खंडर में अपना घोंसला बना लेता है। उसके बाद बसंत गौरी के बारे में डिस्कस करते हैं। बसंत गौरी भी एक पंछी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है बसंत गौरी। उसका जो घोंसला होता है वो देख लेते हैं किस तरीके का होता है। बसंत गौरी जो होता है वो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखता है। ठीक है, और एक चीज़ और इनके बारे में बताएगी, ये बसंत गौरी के बारे में क्या बताएगी कि ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो बस आपको बसंत गौरी का घोंसला याद रखना है कि वो किस तरीके से अपना घोंसला बनाती है। तो वो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें ही अंडे रखती है। ठीक है, वही उसका घोंसला हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन होती है, बसंत गौरी। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। तो दर्जन चिड़िया हम लोग देख लेते हैं। अब दर्जन चिड़िया का किस तरीके की दिखती है। दर्जन चिड़िया इस तरीके की दिखती है और घोंसला उसका भी दिया गया है, तो घोंसला के ऊपर ही वो बैठी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं उसका घोंसला किस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि घोंसला होता किस प्रकार का है। ठीक है, तो यह अपनी नुकीली चोंच नहीं होगा, यहाँ पे होगा चोंच से। ठीक है, नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। तो आप देख सकते हैं ये जो पत्ते हैं हमारे, ये ठीक है 2 ग्रीन कलर के पत्ते दिख रहे होंगे, उसके बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पे अंडे रखते हैं। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया क्या करती है, नुकीली अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में ही बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक है, ओके, दर्जन चिड़िया हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। नेक्स्ट पंछी है हमारा शक्कर खोरा। ठीक है, शक्कर खोरा किस तरीके का दिखता है। शक्कर खोरा इस तरीके से दिखता है, ये उसका घोंसला है। ठीक है, तो देखते हैं घोंसला किस प्रकार से बनाते हैं। ये किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि लटकता हुआ घोंसला किसका होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शक्कर खोरा। ठीक है, किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर वे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लटकता हुआ घोंसला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा पक्षी है। नेक्स्ट हमारा बीवर पक्षी और इसका घोंसला रहा ये वाला। ठीक है, तो देखते हैं बीवर पक्षी किस तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो सभी क्या करते हैं, सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होता है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मादा बीवर पक्षी की बहुत ही शान है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि सारे नर बीवर पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी क्या करती है, आके सिर्फ देखती है आके कि कौन सा घोंसला उसको पसंद आ रहा है, तो उसमें ही वह अंडे देती है जो उसको पसंद आता है। ठीक है, तो बीवर पक्षी भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये डिस्कस किया गया है पक्षी के बारे में कि अगर हम किसी पक्षी के घोंसले को छू लेते हैं तो पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी भी पक्षी के घोंसले को छूना नहीं है आज के बाद। अगर आपने कभी छुआ हो तो क्या करते हैं, पंछी के घोंसले को अगर आप लोग छू लेते हैं तो पंछी क्या करते हैं, उस घोंसले में दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है पंछियों के बारे में, बाकी पंछी यहाँ पे बच्ची नहीं होगा। ठीक है, पंछी होगा। ठीक है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब बच्चे हो जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जानवर और उनके दांतों से रिलेटेड। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। ठीक है, स्पेशली गिलहरी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए, कई बार ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है गिलहरी से रिलेटेड। ठीक है, तो देख लेते हैं जानवरों और उनके दांतों के बारे में। ठीक है, तो पहले जानवर देख लेते हैं। पहला जानवर में दिया गया गाय। अब गाय के दांत कैसे होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और किस लिए होते हैं, पत्तों को काटने के लिए। ठीक है, जो आगे के दांत छोटे होते हैं और वो दांत होते हैं इसलिए पत्तों को काटने के लिए, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो किसके लिए होते हैं, घास को चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, तो पीछे वाले जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं और वो किस लिए होते हैं, घास को चबाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और वो पत्तों को चबाने के लिए होते हैं, पत्तों को काटने के लिए होते हैं सॉरी, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, वो घास चबाने के लिए होते हैं। ठीक
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं देखते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब आपको पता है बिल्ली मांसाहारी होती है, चूहे खाती है, तो उसके जो दांत होते हैं वो भी नुकीले होते हैं। ठीक है, किस लिए काम आते हैं नुकीले दांत? मांस फाड़ने के लिए और काटने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है सांप के बारे में। ठीक है, सांप के दांत कैसे होते हैं देखते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अजगर किसी भी इंसान को पूरा निगल जाता है। ठीक है, तो सांप, कोई भी सांप हो, वो क्या करते हैं, वो जब अपने शिकार को खाते हैं, ठीक है, तो चबा कर नहीं खाते, वो सीधा निगल लेते हैं। लेकिन जो उनके दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, सांप के दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? फैंक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए वो अपना जहर किसी भी इंसान में या अपने शिकार में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर जितने भी स्टार लगाना चाहें, गिलहरी के बारे में। ठीक है, गिलहरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो गिलहरी के दांत कैसे होते हैं? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे घिरते नहीं हैं, घिसते होगा। ठीक है, अब गिलहरी कैसे खाती है? वो कुतरती रहती है चीज़ों को, आपने देखा होगा गिलहरी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, उसके जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट बार बार पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ठीक है, तो आपको उसमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? गिलहरी। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बरगद के पेड़ के बारे में देख लेते हैं, क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, बरगद के पेड़ के बारे में क्या बोला गया है कि बरगद के पेड़ की लटकन असल में उसकी जड़ें हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बरगद के पेड़ में से कुछ रेसे से लटकते, रस्सी सी लटकती रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या होती हैं? वो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं। ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं? टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है, किस लिए होती हैं वो लटकन? वो लटकन, एक तो जो लटकन होती हैं वो जड़ें होती हैं, और जड़ें कहाँ से निकलती हैं? टहनियों से निकलती हैं। ठीक है, टहनियों से निकल कर वो कहाँ जाती हैं? वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वो मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। और जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों का काम होता है मिट्टी को जकड़े रहना। ठीक है, यहाँ पे जुड़े नहीं होगा, यहाँ पे होगा जड़ें। जड़ों का काम क्या होता है? जड़ों का काम होता है मिट्टी को जकड़े रहना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेगिस्तानी ओक के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या पॉइंट्स दिए गए हैं कि रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं और इस पेड़ की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, इतनी जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाएँ। ठीक है, उसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारे, ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ठीक है, जब पानी तक पहुंच जाती हैं जड़ें, तो वो क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं पानी को, और वो जो पानी होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो स्टोर होता है जाके तने में। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रेगिस्तानी ओक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहू का त्यौहार। ठीक है, बिहू के त्यौहार के बारे में डिस्कस करना है। आपने सुना होगा बिहू का त्यौहार के बारे में। ठीक है, बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहू के त्यौहार के बारे में। यह त्यौहार चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। ठीक है, तो जब चावल की फसल कटती है असम में, तभी ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद इस त्यौहार पर लोग क्या करते हैं? लोग घास एवं बांस से भेला घर बनाते हैं। कौन से घर बनाते हैं? भेला घर बनाते हैं। किससे? घास एवं बांस से। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये पॉइंट अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो माघ बिहू है वो 14 और 15 जनवरी को, ठीक है, 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, एक तो डेट याद रखनी है 14 और 15 जनवरी को, और असमिया कैलेंडर के हिसाब से 10वें महीने यानी कि माघ के प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो पहला दिन होता है इस त्यौहार को, उसको क्या बोलते हैं? उरुका बोलते हैं। ठीक है, पहले दिन को उरुका बोलते हैं। और इस दिन क्या होता है? इस दिन अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं लोग, जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है, भेला घर किससे बनता था? अभी हमने पढ़ा, घास एवं बांस से। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? पहले दिन यानी कि उरुका वाले दिन
अस्थायी शेड बनाते हैं जिसको छप्पर बोलते हैं, ठीक है, और वो उसको बोलते क्या है, भेलाघर, ठीक है। और क्या करते हैं वो लोग, सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, ठीक है। तो बिहू के त्यौहार के बारे में इतनी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोरा के बारे में। बोरा क्या होता है? बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे चावल जो असम में पाए जाते हैं और वो किस तरीके के होते हैं, वो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ऐसे चावलों की कौन सी किस्म होती है? वो होती है बोरा, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा पाट और मूंगा की मेखला चादर। ये क्या होती हैं? असम की औरतों के लिए खास परिधान होता है जिसको बोलते हैं, जो, ठीक है, जो किससे बना होता है? पाट और मूंगा की मेखला चादर से, ठीक है। उसके बाद कुछ फेमस चीज़ें देख लेते हैं क्या पूछ ली जाती हैं हमसे, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा मुख्तारपुर गांव पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली कस्बे के पास है मुख्तारपुर गांव, और पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस गांव में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, ठीक है, और उनकी बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है, ओके। तो पोचमपल्ली नाम की ये लोग साड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ की चमकदार रंग की सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आपसे पूछा जाता है पोचमपल्ली किस राज्य से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट देख लें, दूसरा पॉइंट क्या फेमस चीज़ है? कुल्लू की सॉल बहुत फेमस है, ठीक है। थर्ड है बिहार की मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। असम का सिल्क फेमस है, कश्मीरी कढ़ाई फेमस है, और लद्दाख के, अब ये पूछ लिया जाएगा कि स्किटपो पुल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्किटपो पुल कहाँ होते हैं? लद्दाख में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछ लेते हैं, मलयालम में चाचा को क्या बोलते हैं और चाची को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मलयालम में चाचा को बोलते हैं चिटप्पन, और जो चाची होती हैं उनको बोलते हैं कुंजमा, ठीक है, कुंजम्मा। तो ये भी आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमें अबू धाबी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो अबू धाबी एक जगह का नाम है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अबू धाबी कैसा है? अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पानी बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, और बारिश भी नहीं होती है। तालाब, झील कुछ भी नहीं पाए जाते वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए क्या है, यहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, ठीक है। तो अबू धाबी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और वहाँ पे पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो अबू धाबी है, अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो ऐसे रेगिस्तानी इलाके में उग सकता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो अबू धाबी में, ठीक है, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाके में ही उग सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अबू धाबी की जो मुद्रा है वो कौन सी है? दिरहम। ये भी आपको याद रखना है, दिरहम कहाँ की मुद्रा है? अबू धाबी की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अबू धाबी में बहुत ही गर्मी होती है, इसलिए लोग, यहाँ के जो लोग होते हैं वो ढीले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं, ठीक है, जिससे कि वो धूप से भी बच जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 4 के सारे की पॉइंट्स, ठीक है। EVS के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए हैं क्लास 4 के। क्लास 5 के जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं EVS के, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने सारे के सारे क्लास 5 के की पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियोज़ में कंप्लीट किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 की EVS के की पॉइंट्स, ठीक है। तो जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोगों को PYQ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी हम लोग PYQ सीरीज़ लेके आए हैं, ठीक है। तो PYQ सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं CTET के, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर जाके क्लिक करके हमारा PYQ सेशन भी देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी CTET की प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।